हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम बात करने वाले हैं आप ही के क्वेश्चंस के बारे में। चाहे वो क्रोएशिया की वीडियो को लेके हो या किसी और वीडियो को लेके हो। आप में से बहुत सारे लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं ना, हमें कमेंट करते हैं उस वीडियो के नीचे। तो वैसे तो मैं उन सब कमेंट्स के आंसर कर पाती हूँ, बट फिर भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका आंसर मैं नहीं दे पाती हूँ या मैं कमेंट नहीं देख पाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर की जाए आप ही के क्वेश्चंस के बारे में। आज इन सबके आंसर दूंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या आप मेरा वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो या मुझे किसी एजेंट का नंबर बता सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, वैसे तो मैंने अपनी पहले भी वीडियो में आप लोग को बताया कि हम कोई कंसल्टेंट नहीं है, हम किसी का वीज़ा अप्लाई नहीं करवा सकते, ना ही किसी को वहाँ पे जॉब दिलवा सकते हैं, और ना ही हम किसी एजेंट का नंबर दे सकते हैं या किसी आपको सजेशन दे सकते हैं कि आप उस एजेंट के पास जाए या किस एजेंट के पास जाए, है ना। हम लोग सिर्फ एक नॉलेज देते हैं आप लोग के साथ। वो नॉलेज जो हम लोग लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले भी, कि हमारी टीम में से एक पर्सन है जो क्रोएशिया गए हुए हैं, तो वो जो हमें नॉलेज वहाँ से देते हैं, बताते हैं वहाँ की जॉब्स के बारे में और चीज़ों के बारे में, तो वो हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं। या हम उनकी वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या कोई भी नई अपडेट आती है आप लोग नहीं चेक कर पाते हो, तो हम जैसी कोई नई अपडेट आती है हम आप लोग के साथ वो शेयर करते हैं। तो जस्ट हम सिर्फ एक नॉलेज शेयर करते हैं, हम कुछ ऐसा नहीं करते कि हम कोई आप लोग को सजेशन दे, कोई कंसल्टेंट बने आप लोग के लिए, या कुछ वीज़ा अप्लाई करें। हाँ, इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई प्लान हुआ हमारा बनने का कि हम कोई कंसल्टेंसी का काम शुरू करें, आप लोग के साथ ये सारी चीज़ करें, तो डेफिनेटली मैं आप लोग को बताऊंगी, बट अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क वीज़ा में कितना खर्चा आता है और विजिट वीज़ा में कितना खर्चा आता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो वर्क वीज़ा, अगर आप वर्क परमिट वगैरह अप्लाई करते हो, वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो, तो उसमें जो आपका खर्चा है ना, वो आपका 5 to 6 लाख तक आ जाता है। और जो अगर विजिट वीज़ा में आप लोग जाते हो तो वहाँ से आपका 2 से 3 लाख का खर्चा आता है। बाकी इस पर आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो या खुद से अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि कंट्री कई बार कुछ लोग पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश या इंडिया। अब किसी भी कंट्री से अप्लाई करोगे तो थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है। एग्जैक्ट अमाउंट में कोई भी आपको नहीं बता सकता कि इतना ही आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। बाकी अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करवा रहे हो तो कुछ एजेंट की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, कुछ एजेंट कम लेते हैं। वहीं अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो उसका थोड़ा खर्चा अलग आता है। बट बाकी अगर घूम फिर के देखा जाए कि अप्रॉक्सीमेटली जो खर्चा आता है वो वर्क वीज़ा का 5 से 6 लाख हो जाता है, और जो विजिट वीज़ा का है वो 2 से 3 लाख होता है। और ये जो मैंने आपको विजिट वीज़ा का खर्चा बताया ना, 2 से 3 लाख, ये सिर्फ यहाँ से जाना ही नहीं है। आप सोचो कि सिर्फ वीज़ा में 2 से 3 लाख लग गया, नहीं, ये सब कुछ इंक्लूड है। आप वहाँ जाकर रहते हो, कोई होटल वगैरह करते हो, या कोई आपने आइटनरी बनाई है जिसको प्लान किया है ना, वहाँ पे घूमते फिरते, तो ये सारा खर्चा मिला के आपका 2 से 3 लाख आता है। बाकी डिपेंड करेगा इस पर भी कि अगर आप वहाँ पे जाके बहुत बड़े होटल्स ले रहे हो, या आपकी आइटनरी जो आपका प्लान है वो 1 महीने 2 महीने का है, तो उस हिसाब से खर्चा आपका बढ़ता और कम होता भी रहता है। बाकी आप कैसे अप्लाई करो, अगर आपने किसी ट्रैवलर से अप्लाई करवाया, मतलब उनके थ्रू आप जा रहे हो, तो वो पूरा पैकेज देता है। अगर आप खुद से प्लान करके जा रहे हो तो उसका थोड़ा अलग खर्चा होता है। तो ऐसे में आपका मतलब 2 से 3 लाख का खर्चा आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर हम विजिट वीज़ा लेकर यहाँ से जाते हैं तो क्या हम उसे क्रोएशिया जाके वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो बिल्कुल आप करा सकते हैं। अगर आप यहाँ से विजिट वीज़ा लेकर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पहले मैं उस कंट्री में थोड़ा घूमूं, देखूं वो कंट्री कैसी है, देन मैं अप्लाई करूं वहाँ पे जाके वर्क वीज़ा, तो वो भी कर सकते हो आप। बट इसमें आपके चांसेस ना 100 से 80% हो जाते हैं। कि अगर 80% चांस है कि आपका वीज़ा कन्वर्ट हो भी सकता है, 20% है कि नहीं भी हो सकता है। वो क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि जब हम विजिट वीज़ा लेकर वहाँ जाते हैं ना, हमने घूमा फिरा, उसके बाद अगर हम वहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हैं, हमें किसी कंपनी में हमने जॉब अप्लाई करी, हमें जॉब भी मिल गई, हो सकता है आपके स्किल्स अच्छे हों, तो वहाँ का जो एम्प्लॉय है उसको आप अच्छे लगे, आपके स्किल्स अच्छे लगे, आपका काम अच्छा लगा हो, तो वो आपका जो वीज़ा, आपका ऑफर लेटर, जॉइनिंग लेटर जब वहाँ देता है, तो आपका जो वीज़ा है वो कन्वर्ट करवा के विजिट वीज़ा से वर्क वीज़ा में करवाता है ना। बट अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको काम अच्छा नहीं आता है, आप वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाए, तो नहीं, आपका एम्प्लॉय, आपको जो भी आपका एम्प्लॉय हो वहाँ पर होगा, जिसकी कंपनी में आप काम कर रहे हो, अगर उसको स्किल्स अच्छे नहीं लगे तो वो आपको आपका वीज़ा कन्वर्ट नहीं करवाएगा, है ना। फिर आप कहीं और अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए मैंने बताया कि 20% चांस है आपका वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है, बट 80% चांस है, अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, आपको काम अच्छा आता है, आपके पास इतनी अंदर कॉन्फिडेंट है कि आप वहाँ जाके काम कर सकते हो, तो आप
विजिट वीज़ा लेकर जाओ और वहाँ जाके उसे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं क्रोएशिया के लिए? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस है, आपके पास अच्छे एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, है ना, आपने पहले भी बहुत सारी जगह काम किया, तो भी कर सकते हो। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप एज़ अ फ्रेशर वहाँ जाते हो, आपकी सैलरी थोड़ी कम है, और वहीं अगर आप एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं, आपके पास पहले बहुत सारा आपने काम के एक्सपीरियंस लेटर है, तो आपको अलग थोड़ी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ सिर्फ सैलरी का डिफरेंस आ जाता है। बाकी अगर आप फ्रेशर हैं तो भी जा सकते हैं, और एक्सपीरियंस है तो भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसी ने हमें क्वेश्चन किया था कि क्या ग्रीस का डोमेस्टिक वीज़ा लड़कियों के लिए लग सकता है? तो बिल्कुल लग सकता है। ऐसा कोई वीज़ा नहीं है, और ना ही ऐसी कोई कंट्री है जो सिर्फ लड़कों को बुलाएगी, लड़कियों को नहीं बुलाएगी, है ना। क्योंकि जो भी आपको वीज़ा देता है, आपको जॉब देता है, वो ये नहीं देखता आप लड़का हो या लड़की हो, उनको आपके स्किल से मतलब है, आपके काम से मतलब है। तो आप अगर ग्रीस भी जा रहे हैं, डोमेस्टिक वीज़ा ले रहे हैं, किसी और कंट्री भी जा रहे हैं, अगर आप लड़कियों का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, है ना, आई थिंक अपनी बेटी का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तो जो भी है, जिसका भी, आप इजीली वहाँ पे वीज़ा लगवा सकते हो। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लड़की है तो डोमेस्टिक नहीं लगेगा या कोई और वीज़ा नहीं लगेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी ने पूछा था कि वीज़ा स्टैंपिंग होकर आ गया है, ऑफर लेटर वगैरह भी आ गया, बट जो कंपनी का ऑनर है उसकी डेथ हो गई है। तो अगर वीज़ा भी स्टैंपिंग होकर आ गया, आपका वर्क परमिट, वर्क वीज़ा, ऑफर लेटर सब कुछ आ गया है, और देन वहाँ पे जो आपका जो ऑनर है कंपनी का, उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि एक जो कंपनी है वो सिर्फ एक ऑनर नहीं चलाता, उसकी पूरी टीम चलाती है ना। ऑनर की डेथ हुई है बट टीम तो वहाँ पर है, और वैसे भी जिसने आपको बुलाया है, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, वो उनकी टीम होगी। एक ऑनर वहाँ साइन करता है, आपका देखता है, लेकिन जो टीम होती है उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया होगा, उन्होंने वहाँ काम के लिए बुलाया होगा। तो आप इजीली वहाँ जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऑनर की डेथ हो गई है तो मैं जाऊँ या ना जाऊँ, ये डाउट मन में ना रखें। अगर ऑनर की डेथ हो भी गई है बट वहाँ पे पूरी टीम है, वहाँ कंपनी है अभी भी, और उन्होंने ही आपको स्पॉन्सर किया, आप वहाँ जाइए। फिर भी अगर आपको कोई इशू लगता है तो आप एक बार कंपनी में फ़ोन करके ज़रूर पूछ लीजिए कि मुझे ऐसे ऐसे हायर किया है और मेरी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मेरा वीज़ा, वर्क परमिट सब कुछ आ गया है, मैं इस डेट में आ रहा हूँ। आप क्लियर कर लीजिए अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि उन्होंने काम तो किया है पहले भी, बट उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, तो क्या होगा? तो देखो, अगर आपने पहले भी बहुत सारी जगह काम किया है बट एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला, तब भी अगर आप क्रोएशिया जाके जॉब करते हो ना, तो आपको एज अ फ्रेशर ही वहाँ पे जॉब मिलेगी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है। बट हो सकता है कि जब आप एज अ फ्रेशर वहाँ काम करो, उसके बाद आपने काम अच्छा किया हो, है ना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें आती हो, तो जो वहाँ का एम्प्लॉयर हो उसको आपका काम अच्छा लगा हो, और उसको लगा हो कि हाँ आपको पहले से सारा काम आता है, हो सकता है तब वो आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर दे, बढ़ा दे। बट जैसे ही आप वहाँ जाके जॉब करेंगे तो वो आपको एज अ फ्रेशर ही लेंगे, और जो सैलरी है वो भी आपको फ्रेशर वाली सैलरी मिलेगी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है बट एक्सपीरियंस है ना। बट हो सकता है जैसे जैसे आप काम करते रहें, धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस उनको लगे कि हाँ इसको काम आता है, तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाए। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि जब हमारी क्रोएशिया में जॉब लगती है तो क्या वहाँ पे इंटरव्यू होते हैं? तो यहाँ पे दोनों चीज़ होती है, इंटरव्यू हो भी सकता है और इंटरव्यू नहीं भी हो सकता है। कि क्या होता है, क्योंकि कुछ कंपनीज़ होती हैं जो ऑनलाइन इंटरव्यू ले लेती है, वो आपको ऑफर लेटर देने से पहले ही आपका इंटरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ही होगा ये इंटरव्यू लेके ही आपको वहाँ पे जॉब पे रखा जाता है। बट कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं लेती हैं, आपको ऑफर लेटर वगैरह दे देती हैं, सब कुछ हो जाता है, देन जब आप क्रोएशिया जाओगे वो वहाँ पे फेस टू फेस बैठ के आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ सारी कंपनीज़ इंटरव्यू लेती हैं, सारी नहीं लेती, 50-50 आप लगा लीजिए कि, और ये डिपेंड करेगा ना कि आपने कौन सी कंपनी में अप्लाई करा। हो सकता है वो आपको ऑनलाइन ले इंटरव्यू, या हो सकता है आपको क्रोएशिया जाने के बाद आपका इंटरव्यू लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम इनके मतलब किसी ने पूछा है कि हम अगर क्रोएशिया में रहते हैं, वर्क वीज़ा पे काम करते हैं, तो क्या हम इंडिया से अपने किसी दोस्त को बुला सकते हैं? तो डेफिनेटली आप बुला सकते हैं। अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो और आपको किसी अपने दोस्त को या अपने किसी भाई बहन को, किसी को भी बुलाना है क्रोएशिया, तो आप लोग इजीली बुला सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो ना, उसी कंपनी में अगर जॉब की वैकेंसी है, वहाँ पर है जॉब का, तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो एम्प्लॉयर है आप उन्हें बता सकते हो कि यहाँ पे वैकेंसी है, और मेरे फ्रेंड या मेरे किसी कज़न को, किसी को भी क्रोएशिया आना है, उसके पास ये स्किल्स हैं, उसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब आप उसके बिहाफ पे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो वो स्पॉन्सर करके आपको वहाँ पे, मतलब आपके जो फ्रेंड है उन्हें बुला लेंगे। और अगर आपकी कंपनी में जॉब नहीं है तो आप कहीं और कंपनी में उनके लिए जॉब ढूंढ सकते हो, वहाँ से उन्हें स्पॉन्सर करवा के बुला सकते हो। मतलब आप बुला सकते हो वहाँ पे, उनके लिए पहले जॉब ढूंढ के आप उनके बिहाफ पे अप्लाई करके उन्हें ईजिली वहाँ पे बुला सकते हो।
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि उन्होंने बोला है कि मेरा एजेंट बोल रहा है कि क्रोएशिया में पीसीसी की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बोला है, किसी भी एजेंट पे मैं कहती हूँ कि कोई भी है, किसी पे भी आंख बंद करके ट्रस्ट मत करो कि मेरे एजेंट ने बोल दिया कि पीसीसी नहीं चाहिए तो मैं पीसीसी अप्लाई ना करूँ, या किसी ने भी बोला है ना। मैं ये नहीं कहती आप मेरे पे ट्रस्ट करो या किसी भी और यूट्यूबर पे ट्रस्ट करो। आप सीधा क्या करो, अगर आपको लगता है कि हमने बोला पीसीसी ज़रूरी है और एजेंट ने बोला नहीं है, तो आप सीधे क्या करो, आप क्रोएशिया की जो वेबसाइट है जहाँ उनके डॉक्यूमेंट्स डले हुए हैं, किसी भी वीज़ा को, वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, जो उनसे भी वीज़ा ना, आप वहाँ जाके एक बार चेक करो। अगर आप जब चेक करोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो पीसीसी है वो मैंडेटरी है, पीसीसी मतलब ज़रूरी है। तो आप वहाँ जाकर एक बार चेक कर लीजिए, फिर आप अपने एजेंट को बता दीजिए कि पीसीसी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा था कि उन्होंने मई में अप्लाई किया था, उनका वर्क परमिट तो कब तक आएगा। तो देखो, अगर अभी आपने मई में किया है तो अभी तो मतलब 3 ही महीने हुए हैं, तो अभी आपको आगे और टाइम रुकना पड़ेगा। कम से कम आपको 120 वर्किंग डेज़ लगेंगे वीज़ा आने में। हो सकता है थोड़ा जल्दी आ जाए, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे कुछ स्ट्राइक्स चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे वीज़ा डिले हुए। और अब वीज़ा वहाँ से तो डिले होते हैं, लेकिन यहाँ से तो हमारी जो भी आप होम कंट्री जहाँ भी रहते हैं, आप सब लोगों ने वहाँ से अप्लाई किया, उसकी वजह से ना जो एम्बेसी है वहीं पे आपके इतने सारे वीज़ा और जो फाइल थी वो स्टक हो गई थी, जिसकी वजह से ना वीज़ा, वर्क परमिट, ये सब चीज़ें आने में ना बहुत डिले हो गया था। बट अब ये धीरे धीरे जल्दी आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने मतलब जून जुलाई में भी अप्लाई किया था, उनका भी आ गया है। जिन्होंने अप्रैल में अप्लाई किया था उनका भी आ गया है, तो आपका भी आ जाएगा। बट फिर भी आप मान के चलें कि 120 वर्किंग डेज़ तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इन्होंने बोला है कि क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो सर, मैं आपको बता दूं कि मैं अपना नंबर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। आप लोग को किसी भी वीडियो या किसी भी क्वेश्चन, आपको कुछ भी वीज़ा, किसी भी कंट्री के बारे में कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मुझे कमेंट नहीं करना चाहते, पर्सनली करना चाहते हैं बात, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मेरी मेल ID शो कर रही होगी, आप मुझे वहाँ जाके आप मेल कर दीजिए। कुछ भी आपको इंक्वायरी हो ना, वीज़ा या किसी कंट्री के बारे में, या किसी भी स्टडी, ट्रैवल वीज़ा, किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप वहाँ जाके मुझे मेल कर दीजिए, मैं वहाँ आपको आंसर कर दूँगी। बाकी मैं नंबर नहीं दे सकती, आप दोनों कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो क्रोएशिया के बारे में, आप लोग के क्वेश्चंस के बारे में जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। फिर भी अगर मैंने किसी का कमेंट मिस कर दिया हो, मैंने उसे आंसर ना किया हो, या उसका कमेंट मैंने इस वीडियो में ना बताया हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे वो कमेंट दोबारा कर सकते हैं प्लीज़, तो ताकि मैं उसे एक बार चेक करके, रीड करके मैं आपको उसी टाइम आंसर कर पाऊँ। अगर मैंने आंसर नहीं किया तो नेक्स्ट जो भी वीडियो बनेगी उसमें मैं आप लोग के साथ आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर शेयर कर दूँगी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और कोई भी इंक्वायरी और कुछ भी चाहिए होगा किसी भी वीज़ा या किसी भी कंट्री के बारे में, तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।